हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 11 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को देखेंगे कि ये क्या है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, है ना। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब है कि इसका नाम उदासीनीकरण क्यों पड़ा, तो इसको हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि अम्ल जो है वो क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो इसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है, और क्षारक भी यही काम करता है, वो अम्ल की अम्लीयता को ख़त्म कर देता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब आगे इसमें समझते हैं एग्जाम्पल से कि NaOH है। तो देखिए कैटायन एनायन पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। अब इसमें जो अम्ल का एनायन है वो क्षारक के कैटायन के साथ जुड़ेगा और एक दूसरे का, इसी तरह वाइस वर्सा होता है। यानी जो अम्ल का, सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल का कैटायन यानी कि धनायन जो है ये इसके ऋणायन के साथ जुड़ेगा। H जो है OH के साथ जुड़ेगा और ये बनाएगा H2O। इसी तरह से अब क्या बच गया, तो क्षारक का धनायन जो है वो अम्ल के ऋणायन के साथ जुड़ेगा। तो क्षारक का धनायन Na है और इसका ऋणायन, अम्ल का ऋणायन जो है वो Cl है, तो यहाँ NaCl बन गया। इस तरीके से लवण बना और जल का फॉर्मेशन हुआ, जल भी बना। अब इसके गुण देख लेते हैं क्या क्या है। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जितने भी अम्ल हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन जो बनता है वो अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए वो जो है H2O के साथ मिलता है। ये हाइड्रोजन जो है वो H2O के साथ मिलता है ना। और हाइड्रोजन के साथ मिलता है और फिर हाइड्रोनियम आयन बनता है। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जो अब है कि क्षारक जो है वो कुछ तो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो भी जल में घुलनशील होते हैं उनको नाम दिया गया है क्षार, उनको कहते हैं क्षार। अतः हम इसको संक्षेप रूप से हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल बनाएंगे, है ना। अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाएंगे, ये तो हमने ऊपर देखा हुआ था। अब हम इसको समझते हैं, ये क्या है। तो ये तो आपका हाइड्रोजन आयन है ना। और इसके साथ जो X लगा हुआ है वो इसका एनायन पार्ट है। ये कैटायन तो है ही और ये एनायन है। इसी तरह से ये धातु M है, मेटल के लिए धातु है, ये कैटायन है और ये एनायन है। अब जब प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा, ये कैटायन जो है क्षारक के एनायन के साथ मिल करके ये H2O बनाएगा। यहाँ का H, यहाँ का OH दोनों एक साथ मिले आगे चल के H2O बनाएंगे। इसी तरह से अम्ल का जो एनायन है, यहाँ देखिए ये है अम्ल का एनायन। तो अम्ल का एनायन क्षारक के कैटायन के साथ मिल जाएगा, है ना, और ये बनाएगा MX, ये है लवण। तो इस तरीके से लवण और जल दोनों की फॉर्मेशन होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखते हैं pH स्केल। पहला पॉइंट इसको समझते हैं। अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयनों और OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि H+ आयन जितने होंगे ज़्यादा वो प्रबल अम्ल होगा, OH माइनस आयन जितने ज़्यादा होंगे वो प्रबल क्षारक होगा, है ना। तो इसी तरह से H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, जो अभी मैंने समझाया प्रबल अम्ल। और जिसमें जितना कम H+ आयन होगा वो दुर्बल अम्ल होंगे, है ना। प्रबल और दुर्बल अम्ल आप समझ गए। अब दूसरा पॉइंट है कि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। जो pH स्केल है असल में वो मेजरमेंट करने का तरीका है, नापने का तरीका है कि किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है।
पीएच स्केल H प्लस आयन की शक्ति या H प्लस आयन की क्षमता का सूचक है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच का फुल फॉर्म हो गया यही पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो ये पीएच का फुल फॉर्म हो गया। अब है उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। जो भी विलयन उदासीन होते हैं उनका पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान जो है वो अम्लीय विलयन को दिखाता है और पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है या OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि। अब इसको हम यहाँ से अच्छी तरह से समझेंगे। जो आपको 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ये है शुद्ध जल, है ना, ये जो है होता है ये उदासीन होता है। अब इस तरफ को जब हम बढ़ते हैं तो ये अम्लीयता बढ़ती जाती है, यानी 7 से कम जो है अगर पीएच है तो वो अम्लीय होगा, वो विलयन अम्लीय होगा। लेकिन इस तरफ 7 से 14 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो ये दिखाएगा कि क्षारक की शक्ति में वृद्धि हो रही है ना, इस इधर की तरफ क्षारक की शक्ति को वृद्धि को दिखाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल है नींबू का रस, है ना, जिसका पीएच कितना है, 2 है। इसी तरह से हमारा जो हमारे शरीर में बनता है पाचक रस बनता है उसका है ये गैस्ट्रिक जूस जिसको कहते हैं, तो इसका है 1। इसी प्रकार से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 दिखा रहा है, यहाँ है देखिए 10 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर 14 दिखा रहा है, 14 दिखा रहा है। यानी ये पीएच स्केल जो है ये किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्लस आयन की कितनी शक्ति है उसकी क्षमता का ये सूचक है। अब हम देखेंगे प्रबल अम्ल, जैसे कि ऊपर हमने समझ लिया था इसको, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इनके गुण जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा है यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं हम। तो प्रबल अम्ल जो है जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होता है, पूरी तरह से ये आयोनाइज्ड हो जाता है, 100% लिखा हुआ है ना। H प्लस आयन की अधिक सांद्रता, जब पूरी तरह से वियोजित होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल जो है वो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा होगा, ये अपूर्ण रूप से H प्लस देते हैं। जब ये टूटेंगे ही कम मात्रा में, वियोजन कम होगा तो ये H प्लस आयन भी कम ही देंगे। H प्लस की कम सांद्रता और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है एसिटिक एसिड और H2CO3। अब आगे देखते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में क्या होता है, जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित, प्रबल है इसलिए पूरी तरह से 100% जो है वो वियोजित होगा, डिसोसिएट होगा, और इसकी वजह से OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक। जब जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होगा तो उतने ही ज़्यादा इसमें OH माइनस आयन बनेंगे, तो इस तरह से इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार जो है प्रबल क्षार का बिल्कुल उल्टा होगा, आंशिक रूप से वियोजित होगा ये, और जब आंशिक रूप से वियोजित होगा तो अपूर्ण रूप से ये OH माइनस देगा, कम देगा ये, इसलिए OH माइनस आयन की सांद्रता भी कम होगी। यहाँ है इसका एग्जाम्पल NH4OH। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास A और B 2 विलयन है। विलयन A का pH 6 है और विलयन B का pH 8 है। इन दोनों में से किस विलयन की H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। अब हम दोनों जो विलयन है A और B, बस और कुछ नहीं, इनकी pH पे नज़र डालना है हमें सबसे पहले। तो A जो है विलयन उसका pH 6 है, यानी 7 से कम है, तो 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है, और B का pH 8 है यानी 7 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया। तो आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों विलयन में से किसकी H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। तो आप लिखेंगे विलयन A का pH 7 से कम है इसलिए यह अम्लीय है, और इस कारण इसकी H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ऊपर दिए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है। तो इसी की बात की जा रही है, A और B जो विलयन है इसी की बात की जा रही है। तो हम इसमें लिखेंगे कि विलयन A की pH 7 से कम है इसलिए यह अम्लीय है, और विलयन B की pH जो है 7 से ज़्यादा है इसलिए यह क्षारीय है। दोनों के बारे में बता देंगे हम। तीसरा है, ताजे दूध का pH 6 है, इसके दही बन जाने से इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। जो ताज़ा दूध होता है उसका pH
6 है। तो जब ये दही में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या इसके पीएच में कोई चेंज आएगा? अब हम जानते हैं कि दही का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, लैक्टिक एसिड होती है ना इसमें। तो हम ये लिखेंगे कि दही का स्वाद खट्टा होता है, इसका मतलब इसमें अम्ल की मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसका जो पीएच होगा वो 6 से कम हो जाएगा, है ना। यानी दूध का 6 है तो दही का 6 से कम हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। तो आप यहीं से लिख देंगे, प्रबल अम्ल में इसमें से 2 लिख देंगे और प्रबल क्षार तो 2 दिया है, इन दोनों को ही लिख देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? तो शुद्ध जल का पीएच 7 है, ये तो एग्जाम्पल हमने ऊपर ही देखा था, है ना। 7 पीएच का तो हमारा यहीं दिया हुआ है, शुद्ध जल, है ना। तो शुद्ध जल का पीएच 7 है तो इसकी प्रकृति उदासीन होगी, ये हम लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।